गति का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी F इज इक्वल टू क्या, m इंटू ए, है ना। यानी ये था हमारा के mv माइनस mu बटा t। वे संवेग में परिवर्तन, ये क्या हुआ, अंतिम संवेग, ये हुआ प्रारंभिक संवेग। तो ये होगा अंतिम संवेग से प्रारंभिक संवेग को घटा दे तो मिल गया संवेग में परिवर्तन, टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का होता था समानुपाती, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बटा t। और इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारा F इज इक्वल टू ma। तो एक बार सभी लोग लाइव आए और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर जो है आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन को शुरू करेंगे। पंकज राज सिंह पूछ रहे हैं कि सर आज बायो की क्लास नहीं है क्या? नहीं होगी, इसके जस्ट बात होगी क्लास। नंदिनी कुमारी हमारे साथ हैं, केम लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुकी है, पंकज राज सिंह हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। निर्भय, हाँ बायो की क्लास इसके जस्ट बाद होगी, क्यों नहीं होगी बायो की क्लास? राधे राधे। सौरभ कुमार मेहता साहब कैसे हैं आप? तनु चौहान, साक्षी, हिना मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक सवाल बनाइए जरा कि एक ऑब्जेक्ट है जो 100 केजी का मास वाला है, 100 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है एक वस्तु का, जो चल रही है किसी वेग से 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है, 8 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में? तो 2 सेकंड में। तो आपसे पूछा गया है कि अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग की गणना करें। बताइए, एक 100 केजी का द्रव्यमान वाला वस्तु है जो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, मतलब प्रारंभिक वेग इसका 4 मीटर पर सेकंड है, और 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है 8 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो बताइए कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? ऑप्शन बताइए। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो पी इनिशियल क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास है 100 केजी और 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो 400 केजी मीटर पर सेकंड, 400 केजी मीटर पर सेकंड। और पी फाइनल मतलब अंतिम संवेग कितना हो जाएगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास है 100, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 8, तो 800 केजी मीटर पर सेकंड। तो 400 और 800। अब पूछ रहा है कि उपर्युक्त क्वेश्चन में कितना बल लगेगा? इस सेम क्वेश्चन है, इसमें फोर्स बताइए कितना लगेगा। तो आपने कहा कि सर फोर्स होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब हमें द्रव्यमान तो पता है क्या है, 100 है, लेकिन हमें त्वरण पता नहीं है। त्वरण हमें पता नहीं है, लेकिन आपके पास क्या दिया हुआ है? ये डेटा दिया हुआ है। त्वरण क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। फाइनल वेलोसिटी हो गई कितनी? 8। इनिशियल कितनी थी? 4। कितने समय में ये चेंज हुआ है? 2 सेकंड में। तो 8 में से 4 गया, 4 बटा 2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो ये हो गया हमारा 200 न्यूटन का बल। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? अब देखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम से हम बहुत चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बटा t। अगर हम संवेग में परिवर्तन का जो टाइम है वो बढ़ा देंगे तो बल कम लगेगा, और संवेग में परिवर्तन एकदम अचानक से हो रहा है, एकदम कम समय में, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। आ रही बात समझ में? यह है न्यूटन का दूसरा नियम ना। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है। तो संवेग में परिवर्तन का टाइम अगर हम बढ़ा दें, संवेग में परिवर्तन जो हो रहा है, चेंज जो हो रहा है, उसका टाइम अगर हम बढ़ा दें तो फोर्स कम लगेगा। अचानक संवेग में परिवर्तन हो, कम समय में एकदम चेंज हो जाए तो फोर्स ज्यादा लगेगा। आप कहिएगा कैसे एक्सप्लेन करोगे आप इसको? जैसे देखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक क्रिकेट प्लेयर जो है वो बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे ले जाता है। एक क्रिकेट प्लेयर जो है वो बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे ले जाता है ताकि उसे चोट कम लगे। इसको आप न्यूटन के किस नियम से एक्सप्लेन कर सकते हैं? न्यूटन के द्वितीय नियम से। देखिए, बॉल काफी तेजी से आ रहा है, बॉल का मास भले कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण ज्यादा संवेग से आ रहा है, और बॉल को आप अचानक ऐसे रोक देते हैं तो संवेग अचानक से जीरो हो जाएगा। अचानक से जीरो हो गया मोमेंटम, यानी मोमेंटम चेंज होने में, यानी हायर मोमेंटम से मोमेंटम जीरो होने में समय क्या होगा? कम लगा, तो बल ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन बॉल को कैच करते समय आप क्या कर रहे हैं? ऐसे हाथ को पीछे ला रहे हैं, ऐसे। तो हाथ को पीछे लाने में क्या कर रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन जो हो रहा है उसका टाइम बढ़ा रहे हैं, तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम लगेगा, है ना। तो बॉल को कैच करते समय आपने क्या किया है? बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? हाथ को पीछे ले जा रहे हैं आप, बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे ले जा रहे हैं, मतलब ये जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है कि एकदम ढेर सारा संवेग लिए हुए आ रहा है बॉल, और उसको आपने अचानक जीरो किया। संवेग में परिवर्तन का जो टाइम है वो इंक्रीज कर दिया आपने, इंक्रीज किया तो बल क्या होगा? कम लगेगा। उसी तरह से आपने देखा होगा कि दूसरा एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं कि आप किसी ऊंचे छत पर खड़े हैं और आप अचानक यहां पर कूद पड़ते हैं फर्श पर, तो आप मोमेंटम ले आ रहे हैं, आपकी बॉडी का कुछ मास होगा और कुछ वेलोसिटी से आप रहे हैं, तो हायर मोमेंटम से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, और ये मोमेंटम अचानक से क्या होगा? खट से जीरो हो गया, है ना। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बटा t। मोमेंटम अचानक से जीरो हुआ, बहुत कम समय में मोमेंटम जीरो हुआ, तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा लगेगा, आपको ज्यादा चोट लगेगी। लेकिन आपने वहीं पर क्या किया है कि ये मान लिया कि आप समान दूरी से ही कूद रहे हैं, और यहां पर आपने रेत का ढेर लगा दिया है। यहां पे क्या किया आपने? रेत का ढेर लगा दिया है।
है ना। अब इस पर आप कूदते हैं, इस पे आप कूदेंगे तो क्या होगा, आपको चोट कम लगेगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये धीरे 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 बालू जो है धीरे धीरे आपके मोमेंटम को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यहां पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बटा t, मोमेंटम को जीरो होने में समय बढ़ जा रहा है तो फोर्स आपका, सॉरी समय जो है बढ़ जा रहा है तो फोर्स आपका कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा। उसी तरह से ड्राइवर को हमेशा सीट बेल्ट बांधने को क्यों कहा जाता है ना, सेफ्टी के लिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो आपका बॉडी एकदम जबरदस्त वेलोसिटी से टकराता है डैशबोर्ड में, कार के डैशबोर्ड में, ठीक है। तो अचानक से आपका मोमेंटम जीरो होगा, मोमेंटम जीरो होने में समय कम लगेगा तो फोर्स आपको ज्यादा लगेगा, चोट ज्यादा लगेगी। ये जो सीट बेल्ट होते हैं वो मोमेंटम को धीरे धीरे क्या करते हैं, मतलब जीरो करवाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा टकराने में। ये स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट होते हैं, तो टाइम बढ़ने की वजह से आपको फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगी। तो इन सब चीजों को आप न्यूटन के द्वितीय नियम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो चाइना वेयर्स होते हैं, मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनके बीच थर्माकोल क्यों रख दिया जाता है, ताकि मोमेंटम रिड्यूस होने में टाइम बढ़े और वो टूटे फूटे नहीं। तो ये सारी बातें जो है न्यूटन के द्वितीय नियम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन सारी कहानियों को हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसको, बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नोट्स में आपका रहेगा, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की तरफ खींच लेता है ताकि उसे कम चोट लगे। इसको आप न्यूटन के किस नियम के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे? न्यूटन के प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से। तो आप बोलिएगा न्यूटन के द्वितीय नियम से। सो अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड on catching a fast cricket ball. This is done to prevent injury to the hand. This can be explained on the basis of Newton's first law of motion, second law of motion, third law of motion. You will say this can be explained on the basis of Newton's second law of motion. आ रही बात समझ में? ठीक है, अचानक t को कम कर दिया, मोमेंटम जैसे अचानक आकर रुक गए तो मोमेंटम जीरो हो गया, ठीक है। टी जीरो कहने का मतलब अचानक जीरो हो गया, अचानक आकर टकरा गया एकदम कम समय में, ठीक है। उसी प्रकार कार में सीट बेल्ट क्यों दिए जाते हैं? ताकि आपको चोट कम लगे। इसको आप किस लॉ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? न्यूटन के सेकंड लॉ पे, न्यूटन के सेकंड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की विपरीत एवं प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की विपरीत एवं प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। और क्रिया और प्रतिक्रिया मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। इसको समझिए क्या कहते हैं न्यूटन साहब। न्यूटन साहब कहते हैं कि अगर मैंने इस बोर्ड को 5 न्यूटन की फोर्स से इधर पुश किया तो ये हमने जो पुश किया ये कहलाएगा एक्शन यानी क्रिया। बदले में ये बोर्ड भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा विपरीत दिशा में 5 न्यूटन का, वो कहलाएगा रिएक्शन। जैसे हमने आपके गालों पर एक थप्पड़ मारा तो जितना फोर्स हमने अपने हाथों से आपके गालों पर लगाया ये हुआ एक्शन। हमने आपको थप्पड़ मारा, ये हुआ एक्शन। बदले में आपके गालों ने हमारे हाथ पर उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन उल्टी दिशा में। हमने इधर फोर्स लगाया, ऐसे थप्पड़ मारा तो फोर्स की दिशा इधर हुई, बदले में आपके गालों ने हमारे हाथों पर उतना ही फोर्स लगा दिया, ये हुआ रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन जो होता है उसका मैग्नीट्यूड समान होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर होती है परिमाण में, लेकिन दिशा में विपरीत होती है। निगेटिव कहने का मतलब दिशा में विपरीत होती है। तो अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ रसीद कर दिया तो उसको दोबारा मारने की जरूरत नहीं है। आप कहिएगा न्यूटन के तृतीय नियम से पूरा हो गया। आपके हाथों ने हमारे गालों पर जितना फोर्स लगाया, हमारे गालों ने आपके हाथों पर भी उतना ही फोर्स जड़ दिया। लेकिन ये गालों पे ये तमाचा ज्यादा महसूस क्यों होगा? क्योंकि गाल नर्म होते हैं और हाथ सख्त होते हैं, है ना। अगर किसी का हाथ नर्म है तो वो देखा होगा कि किसी को थप्पड़ मारेगा तो अपना हाथ भी ऐसे ऐसे करने लगती है। महिलाओं को अक्सर देखा होगा, उनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, है ना, और मम्मी ने थप्पड़ मारा अपने बेटे को तो अपना ही हाथ ऐसे ऐसे करने लगती है, क्योंकि उनका हाथ थोड़ा नाजुक होता है, नर्म होता है। तो उसके गालों पर जितना फोर्स लगा उसके हाथ पे भी उतना ही फोर्स लगता है ना। देखा है कि नहीं है? देखा है आप लोगों ने? अगर मम्मी है और बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो मम्मी तो बड़े बच्चों को भी मार देती है। हमारी मम्मी अभी भी किसी आती है तो कई बार जो है वो तमाचा जड़ देती है। ये क्या है, इतने बड़े हो गए तुमको मतलब तमीज नहीं है, ऐसे बोल रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे सोए हुए हो, है ना। तो मम्मियां तो कभी भी पीट देती हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर थप्पड़ मारी ना तो कई बार हुआ कि वो अपना ही हाथ पकड़कर ऐसे रह गई। बात आ रही है समझ में? तो हर क्रिया की विपरीत एवं प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, ऐसा ही बोला न्यूटन साहब ने। और क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत होते हैं। और क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ विभिन्न वस्तुओं पे लगती हैं। जैसे हमने आपको थप्पड़ मारा तो ये हुआ एक्शन, एक्शन आपके गालों पे हुआ, और बदले में आपके गालों ने हमारे हाथ पे उतना ही फोर्स जड़ दिया तो ये हुआ रिएक्शन। तो एक साथ दोनों लग रहा है, ऐसा नहीं कि पहले एक्शन हुआ तब रिएक्शन हुआ। क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक साथ विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। सो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज और क्या, साइमल्टेनियसली, एक साथ लगते हैं। ऐसा नहीं कि एक्शन जो है वो कॉज है और रिएक्शन उसका इफेक्ट है, ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ लग रहे हैं, दोनों साथ साथ लग रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे थर्ड लॉ में?
कि हर क्रिया की विपरीत एवं प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत होते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर एक साथ लगते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, अगर आप समझ गए हो तो। देखो, जैसे क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स कि फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल लगते हैं एक के बाद एक ही निकाय पर, एक साथ एक ही निकाय पर, विभिन्न निकायों पर एक के बाद एक साथ विभिन्न निकायों पर। टेल मी विच वन शुड बी द राइट ऑप्शन। हाँ भाई निर्भय साहब। एकदम उन्हें बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है, अभी भी हाथ छोड़ देती हैं, थोड़ी गर्म मिजाज की है मम्मी मेरी। और वो ज्यादा गुस्सा होती है हमारे कुलनेस से, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई कुछ भी कह देता है तुम सुन लेते हो, किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब ये क्या है, मतलब है ना, इतना रिलैक्स आदमी कैसे रह सकता है। तो हमारे रिलैक्स होने पे उनको बहुत गुस्सा आता है कि अरे हो जाएगा, कोई चीज नहीं है, कोई किसी ने कुछ कह भी दिया हटाओ उसको, इग्नोर करो। तो इससे वो ज्यादा नाराज रहती हैं। तो हमने क्या बोला था कि एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली। क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर एक ही साथ लगते हैं। सो साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट बॉडीज, यस साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट बॉडीज। प्लीज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, दिस लाइन। क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। सो डी शुड बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम पे कौन कौन सी चीजें कार्य करती हैं। तो जो जेट फ्लाइट होते हैं और जो रॉकेट होते हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो रॉकेट और जेट विमान के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। जैसे ये जो जेट विमान होते हैं और रॉकेट होते हैं उसमें क्या होता है, तो रॉकेट के पीछे वाले साइड में फ्यूल काफी तेजी से जलता है, ईंधन काफी तेजी से जलता है और ये पीछे की तरफ हाई वेलोसिटी से ऐसे निकलता है। ये हुआ एक्शन। ईंधन जब जलेगा तो हाई प्रेशर से ईंधन निकलेगा नीचे की तरफ, ये होगा इसका एक्शन। बदले में रिएक्शन में क्या होता है, ये रॉकेट आगे जाता है। तो हर क्रिया की विपरीत और प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। तो वर्किंग ऑफ रॉकेट और जेट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट या जेट विमान का कार्य न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। जैसे आपने कहा कि ये जो फ्यूल जब जलते हैं तो हाई वेलोसिटी से पीछे की तरफ निकलते हैं, हाई प्रेशर के साथ, तो ये हाई वेलोसिटी से नीचे निकलेंगे, ये हुआ एक्शन। रिएक्शन में रॉकेट आगे की तरफ जाता है। तो रॉकेट के भीतर ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर एक संकरे मुंह से, है ना, अत्यंत तेज गति से निकलती है। इसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उससे रॉकेट आगे की तरफ जाता है। तो सिंपल आपको याद रखना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा जब पढ़े तो याद रहे कि भाई फ्लाइट जेट और रॉकेट का जो वर्किंग है वो न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित है। बात आ रही है समझ में। टी इज इक्वल टू जीरो कहने का मतलब कम समय, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो कहने का मतलब एकदम कम समय में मोमेंटम जीरो हो गया तो फोर्स तो और ज्यादा बढ़ जाएगा ना रोहित। टी जीरो कहने का मतलब टी को जीरो आप नहीं कर सकते, मतलब टी जीरो कहने का मतलब एकदम कम समय में तुरंत मोमेंटम जीरो हुआ, तो टी बहुत कम तो फोर्स बहुत ज्यादा। ठीक, चलो उसके बाद आ जाइए। तो ये देखिए रॉकेट में क्या होता है कि ये हुआ एक्शन, हाई वेलोसिटी से निकला फ्यूल, ये एक्शन हुआ, रिएक्शन में ऊपर गया। जब आप गन को फायर करते हैं तो काफी हाई वेलोसिटी से बुलेट आगे जाती है। ये जो बंदूक की गोली है, बुलेट है, वो हाई वेलोसिटी से आगे जाती है, तो ये हुआ एक्शन, क्रिया। और इस क्रिया के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये होता है आपका रिएक्शन प्रतिक्रिया। और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आपको गन काफी पीछे की तरफ जबरदस्त झटका महसूस देख करेगा। अगर आपने गन को टाइटली होल्ड नहीं किया तो ये आपका क्लेविकल तोड़ देगा। ये वाला बोन क्या कहलाता है, क्लेविकल, जिसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये वाली हड्डी, इसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, क्लेविकल। तो ये जो गन पीछे की तरफ धक्का देता है इसको बोलते हैं रिक्वाइल वेलोसिटी। तो जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली जिस बल से आगे बढ़ती है, जिस वेग से आगे बढ़ती है वो क्रिया हुई, बंदूक उतना ही बल से पीछे की तरफ आता है, ये प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, क्लियर हुआ। फर्स्ट लॉ में बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, इनर्शिया की डेफिनेशन मिलती है। निर्भय साहब, फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, चल रही है तो चलती रहना चाहती है। कब तक, जब तक उसके पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। रुकी है तो फोर्स लगाकर उसे जब तक हम मोशन में ना लाएंगे तब तक रुकी रहेगी, और चल रही है कब तक चलती रहेगी, जब तक उस पर फोर्स लगाकर उसको रोक ना दे। ये है फर्स्ट लॉ, तो एकदम आसान लॉ है। उसके बाद चलने के दौरान हम जमीन को क्या करते हैं, ऐसे पुश करते हैं, तो ये हुआ क्या, एक्शन। बदले में जमीन आपको आगे की तरफ पुश करती है, ये हुआ रिएक्शन। तो चलने के दौरान भी न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है, बस इतना याद रखना है। इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इतना लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलने के दौरान हम जमीन को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, ये हुआ एक्शन। बदले में जमीन आपको आगे की तरफ पुश कर रहा है, ये हुआ रिएक्शन। तो चलते समय एक व्यक्ति अपने पैरों से जमीन को पीछे की दिशा में ढकेलता है, दबाता है, ये हुआ क्रिया। जमीन व्यक्ति को आगे की तरफ समान फोर्स से आगे की दिशा में पुश करता है, ये हुआ रिएक्शन। तो चलने के दौरान न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है, बस इतना याद रखना है आपको, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। स्विमिंग के दौरान भी न्यूटन का तृतीय नियम ही लागू होता है।
तैराकी के दौरान हम पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ये हुआ एक्शन। बदले में वाटर आपको उतने ही फोर्स से आगे पुश करेगा, ये हुआ रिएक्शन, है ना। तो स्विमिंग के दौरान भी न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है। तैराक पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, ये हुआ क्रिया। पानी तैराक को आगे की तरफ पुश करता है रिएक्शन में, ये हुआ प्रतिक्रिया। ठीक है। साक्षी कह रही कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होता है? जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जब हम इतने तेजी से चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग भी समझ पा रहे हैं चीजों को, तो हम थोड़ा ये सारा कुछ पहले ही लिख दिया है मैंने वक्त की कमी रहते हुए, ताकि हम सिलेबस को पूरा कर सकें और अच्छे कंटेंट के साथ कर सकें, है ना। वरना ये हिंदी और इंग्लिश लिखने में काफी वक्त जाया होता। तो चूंकि समय को मद्देनजर रखते हुए हमने इसीलिए स्लाइड का इस्तेमाल किया है, अदरवाइज मैं ऐसे लिख लिख के पढ़ा देता आपको, है ना। तो कम समय में हम ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सके, ये हमारा मकसद है। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए, बोटिंग के दौरान, नाव चलाने के दौरान भी न्यूटन का तृतीय नियम फॉलो होता है। नाविक जो है वो पानी को अपने पतवार से पीछे की तरफ पुश करता है, ये हुआ एक्शन। बदले में पानी नाव को आगे की तरफ उतने ही फोर्स से पुश करता है, ये हुआ रिएक्शन। तो बोटिंग के दौरान भी क्या होता है, न्यूटन का तृतीय नियम ही लागू होता है। अब जैसे कोई नाव है और नाव को आपने पानी के किनारे पे लगाया है, तो पहले इसको बांध देते हैं एक रस्सी से, और उसके बाद यात्रियों को कहते हैं कि भाई अब कूदो बाहर। क्यों? क्योंकि जब आप बिना बांधे हुए कूदेंगे तो आपने क्या किया है, कूदने के दौरान आप पीछे की तरफ पुश करेंगे, ऐसे आगे की तरफ जंप करेंगे, तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा और नाव जो है वो पीछे आ जाएगी। इसीलिए पहले बांध दिया जाता है और तब यात्रियों को कहा जाता है कि जंप करो। आप आगे जाएंगे, नाव पीछे आ जाएगा। ठीक है। कितना टाइम लगेगा? 10, 15, 20 दिन मैक्सिमम। ठीक है, तो बस एग्जांपल याद रखना है। ठीक है। तो बोटिंग के दौरान न्यूटन का कौन सा नियम फॉलो होता है? यहां से न्यूमेरिकल नहीं बनते, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है। तैराकी के दौरान, जमीन पर चलने के दौरान, गन फायर करने के दौरान, रॉकेट या जेट विमान किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो ये सारे के सारे न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करते हैं, इतना याद रखना है। कोई घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, तो यहां पर भी न्यूटन का तृतीय नियम ही लागू होता है। तो ये 6 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, इससे ज्यादा एग्जांपल आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो न्यूटन के तृतीय नियम पर ये 6 एग्जांपल हमने दिए, ये सब पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं भाई साहब, है ना। जैसे पूछ लिया जाए कि जेट विमान, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तैराकी के दौरान न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? बोटिंग के दौरान न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? कोई घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, न्यूटन के किस नियम पे आधारित है? ये किस नियम से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो न्यूटन के तृतीय नियम पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एक होता है चीज इंपल्स, एक होता है इंपल्स यानी आवेग। आवेग क्या होता है कि एक ह्यूज फोर्स, एक बहुत जबरदस्त बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगाया जाए। एक बहुत जबरदस्त फोर्स, एक बहुत जबरदस्त बल, एक बहुत जबरदस्त बल बहुत कम समय के लिए, एक बहुत जबरदस्त बल एक वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगाया जाए। एक ह्यूज फोर्स किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगाया जाए, तो जितना बल लगा है और वो बल जितने समय के लिए लगा है, उन दोनों के गुणनफल को हम इंपल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंपल्स कहेंगे। जैसे आपने एक बैट लिया और इस बैट से बॉल को आपने हिट किया, तो बैट और बॉल का जो संपर्क है वो बहुत कम समय के लिए रहा। बैट और बॉल का संपर्क बहुत कम समय के लिए रहा, लेकिन इस कम समय में आपने बॉल पर एक जबरदस्त फोर्स लगाया, है ना। तो आपने जितना फोर्स लगाया और वो फोर्स जितने समय के लिए लगा, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगता है, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, और इसका एसआई मात्रक आप लोग बता दो। एसआई यूनिट क्या होगी? तो फोर्स का होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो गया। क्या हो गया? न्यूटन सेकंड। इसको और दूसरे रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरे रूप में कन्वर्ट करके दिखाऊं? इंपल्स जो होता है वो होता है बल गुना समय अंतराल का गुणनफल, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन और गुना सेकंड। 1 न्यूटन बल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन बल आपने पढ़ा था कि देखो, फोर्स होता है मास गुना त्वरण। तो बल को 1 न्यूटन कब बोलेंगे? जब 1 केजी पर कोई बल लगाया जाए, 1 केजी की वस्तु पर कोई बल लगाया जाए और उस बल ने उस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न किया हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया हो, तो बल होगा 1 न्यूटन। तो न्यूटन हो गया केजी मीटर सेकंड माइनस 2 के बराबर, यही ना। तो 1 न्यूटन का मतलब हुआ केजी मीटर सेकंड माइनस 2। तो 1 न्यूटन की जगह रख दीजिए केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अरे भाई, सेकंड माइनस 2 कहने का मतलब नीचे में सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और गुना सेकंड, ये हो गया खत्म। तो इंपल्स का एक और फॉर्म आपका आ गया केजी मीटर अपॉन सेकंड, जिसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। ये किसके यूनिट के बराबर है बताइए? इंपल्स की यूनिट किसके यूनिट के बराबर हो जाएगी? तो मोमेंटम की यूनिट के बराबर हो जाएगी। मोमेंटम क्या था? मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो अगर पूछा जाए कि किन दोनों की इकाइयां समान होती है, तो इंपल्स की और मोमेंटम की, है ना। तो आवेग और समवेग का इकाई समान होता है। ये समझ में आया या नहीं आया, ये बता दो। एक डायन बताया था ना, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 के बराबर। साक्षी, तो अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसका इकाई समान है, तो आवेग और समवेग की इकाई समान होती है। तो आवेग की इकाई हो सकती है न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड, है ना।
केजी मीटर पर सेकंड। तो 1 न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकंड माइनस 2, केजी मीटर सेकंड माइनस 2 को लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड का स्क्वायर और गुना सेकंड। तो सेकंड से सेकंड हो गया कैंसिल, क्या बच गया, केजी मीटर पर सेकंड। हुआ कि नहीं हुआ, केजी मीटर पर सेकंड हो गया। और यही होता है मोमेंटम का। थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, एक आध न्यूमेरिकल्स वगैरह रहते हैं। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा इंपल्स, कि जब एक बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है। तो आवेग हो गया बल गुना समय अंतराल, यह एक सदिश राशि है। एसआई यूनिट हो गई न्यूटन सेकंड। क्या हो गई, न्यूटन सेकंड। जैसे जब हम गेंद को बल्ले से मारते हैं तो उस दौरान बल्ले के द्वारा गेंद पर एक जबरदस्त फोर्स लगाया जाता है, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क बहुत कम समय अंतराल के लिए होता है। ठीक है, तो इसको बस याद कर लेना है। जो चैप्टर हो गया उसकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो अभी मुश्किल है क्योंकि शेड्यूल इतने बिजी हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा हम कोशिश करेंगे। अभी एक भी शेड्यूल नहीं है जिस शेड्यूल में हम प्रैक्टिस करवा सके, हम जल्द ही कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो तो इसको याद कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी। क्या शुरू करेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, वर्क पावर एंड एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद वर्क पावर एंड एनर्जी, है ना। ऑफलाइन मुखर्जी नगर और नजफगढ़ में होता है साक्षी, पर वो एसएससी के बैचेस होते हैं, है ना। वर्क पावर एंड एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कार्य, क्षमता और ऊर्जा इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स रखिए, एक या दो क्वेश्चन। देखिए वर्क क्या होता है, जब भी किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, कोई वस्तु रखी हुई है सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, टेबल पर, और आपने इस पर कोई बल लगाया और ये वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हुई। विस्थापन कितना हुआ, एस हुआ, मान लिया एस दूरी विस्थापित हो गई। तो वर्क क्या होता है, आपने जितना बल लगाया और वो वस्तु में कितना विस्थापन हुआ, दोनों का जो गुणनफल है वो कहलाता है वर्क। तो वर्क क्या होता है, बल गुना विस्थापन। वर्क क्या हो गया, कार्य क्या हो गया, कार्य हुआ बल, आपने जितना बल लगाया है और उस बल के द्वारा जितना विस्थापन हुआ है, इन दोनों का गुणनफल वर्क कहलाता है। तो हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी and body displaces along the direction of the applied force, then work is said to be done by the force on the body। अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो हम कहते हैं कि वस्तु पर उस बल के द्वारा कार्य किया गया। और कितना कार्य किया गया, कार्य का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना आपने बल लगाया है और वो कितना विस्थापित हुए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो बल की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, बल की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो माना जाता है कि उस वस्तु पर उस बल के द्वारा कार्य किया गया। ओके, और कार्य की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई आपने कितना फोर्स लगाया है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उन दोनों को गुना कर देंगे, उन दोनों का गुणनफल लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क मिल जाएगा। तो कार्य को बल एवं बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल द्वारा मापा जाता है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि W जो होगा वो F इंटू एस होगा, जहां पे W क्या है, W है वर्क यानी कार्य, F क्या है, फोर्स है यानी बल है, और S क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन है। तो जब भी किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तो हम कहते हैं कि उस बल के द्वारा उस वस्तु पर कार्य किया गया। और कार्य निकालने के लिए जितना बल लगाया गया है और जितना विस्थापन हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वर्क का परिमाण मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्क जो होता है, वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क स्केलर के वेक्टर बताइए, वर्क स्केलर के वेक्टर बताइए। हिना, अंशु, गोविंद कुमार, साक्षी, रोहित, जितने लोग भी लाइव है। जो वर्क होता है, जो वर्क होता है, जो वर्क होता है, कार्य होता है, वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। और बल का जो एस आई मात्रक होता है, एस आई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। कैसे डिनोट करते हैं, जे से। और वर्क का जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस मात्रक होता है, वो होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग। एक जूल वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्केलर होगा, बिल्कुल सचिदानंद, बहुत खूब बहुत खूब। क्वालिटी की क्लास, ये तो मुझे पता नहीं है, स्केलर होगा।
तो बल का जो एस आई मात्रक होता है वो जूल होता है और सीजीएस मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। एक जूल कार्य को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक जूल कार्य को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक जूल कार्य को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक जूल कार्य का मतलब क्या होगा? तो आपने कहा कि सर वर्क जो होता है वो होता है बल गुना विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन। अच्छा, वर्क को एक जूल हम कब बोलेंगे? जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए किसी वस्तु पर और वो वस्तु उस बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो हम कहेंगे कि कार्य कितना किया गया? 1 जूल कार्य किया गया। तो 1 जूल किसके बराबर होगा? न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होगा। 1 जूल किसके बराबर होगा? न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होगा। इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, देखो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के, इसको दूसरे रूप में पूछ सकता है। देखो, 1 न्यूटन बल हम कब बोलेंगे? तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। 1 न्यूटन बल कब बोलेंगे? तो 1 केजी की बॉडी पर कोई बल लगाया जाए और उस बल ने उसमें कितना त्वरण पैदा किया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो 1 न्यूटन हो जाता है केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 के बराबर। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू को रख दो, उस वैल्यू को आप रख दो। तो 1 न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे? केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 और गुना क्या हो गया? मीटर। तो 1 जूल हमारा क्या हो गया? बोलो। 1 जूल हमारा हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। ये हो गया। तो 1 जूल होता है न्यूटन मीटर के बराबर, या न्यूटन की वैल्यू रख दो, 1 न्यूटन की वैल्यू रख दो तो आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 के बराबर। तो 1 जूल अगर केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 के बराबर होता है तो एक अर्ग किसके बराबर होगा? एक अर्ग किसके बराबर होगा? तो आप कहेगा अर्ग सीजीएस यूनिट होती है। तो सीजीएस में हम केजी की जगह बस क्या कर देंगे? ग्राम रख देंगे। मीटर की जगह सेंटीमीटर रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और सेकंड में तो कोई चेंज होता नहीं है तो सेकंड माइनस 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अर्ग। और 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये अर्ग और जूल में रिलेशन होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कैसे? देखो, केजी को ग्राम में करो तो 1000 आएगा, मीटर को सेंटीमीटर में करो तो 100 आएगा, स्क्वायर में है तो 100 गुना 100 तो 7 जीरो आ गया, सिंपल सा। तो 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सुमन कुमारी, साजन कुमार कह रहे कि हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे आज मेरा नहीं है। मेरा हैप्पी बर्थडे आता है 28 फैब को, साइंस दिवस के दिन। 28 फरवरी को मेरा बर्थडे मनाया जाता है। उसी दिन साइंस दिवस होती है। साइंस दिवस के दिन हमारा जन्मदिन होता है। तो ये याद करना बिल्कुल आसान है, मेरा बर्थडे, ठीक है। साइंस दिवस के दिन हमारा बर्थडे होता है, तो ये सबको याद रहता है। तो इस बात को हम लोग याद कर लेंगे कि यह एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है और इसका एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। इसका वर्क का, तो वर्क एक अदिश राशि होती है, एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, ठीक है। 1 जूल वर्क के बारे में हमने बता दिया। 1 जूल वर्क कब कहेंगे? वर्क होता है बल गुना विस्थापन। तो वर्क को 1 जूल कब कहेंगे? जब 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वह बल उस वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे, है ना। तो 1 जूल होगा न्यूटन मीटर के बराबर या फिर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 के बराबर। तो एक अर्ग हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 के बराबर, ठीक है। रिलेशन आपको पहले से पता है। तो व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन देन द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है तो वर्क कितना कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा। तो जो सारा भाषण दिया था यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको थोड़ा याद रहे, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो हम इस तरह से लिख करके अपना काम चला ले रहे हैं। बर्थडे कहाँ मना पाते? बर्थडे दिन क्लास रहती है तो क्लास में ही पढ़ाते रहते हैं, बच्चे लोग विश करते रहते हैं कि सर हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, हम भी खुश हो जाते हैं, और क्या है कि नहीं। सीजीएस में पूछा जाता है कि एक अर्ग कितने बराबर होता है ना। रिलेशन जनरली पूछता है। बात आ रही समझ में या ऊपर से जा रहा है? आज भरत सर का हैप्पी बर्थडे है। अच्छा बताया नहीं उन्होंने, वो अभी आए थे क्लास में, तो मनाया जाएगा यहीं पे। लेकिन देखो हमने क्या बोला, यहां पे ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। हमने क्या कहा कि किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, ऐसे बल लगाया और ये वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हुई, ऐसे एस विस्थापन हुआ मान लिया। जैसे मान लिया हमने कि बल लगाया 10 न्यूटन का और ये विस्थापन हुआ कितना? 2 मीटर विस्थापित हुआ। तो वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, विस्थापन हुआ 2 मीटर का, तो 20 जूल हमारा वर्क हो गया। तो इस केस में आपने जिधर बल लगाया उधर ही विस्थापन हुआ, यानी बल और विस्थापन के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है कि नहीं। ये बॉडी यहां पे रखी हुई थी, हमने ऐसे इसको पुश किया, ये बॉडी विस्थापित हुई। तो जिधर हमने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री हुआ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिधर फोर्स लगाएं विस्थापन भी उधर ही हो, यानी बल और विस्थापन के बीच कोई एंगल हो, बल और विस्थापन के बीच कोई एंगल हो, तो आप कैसे निकालेंगे वर्क डन? जैसे मान लिया ये कोई बच्चा है और ये कोई कार खींच रहा है। अब तो ऑटोमेटिक कार आ गए, पहले हम लोग इसी तरह के कार से खेलते थे। ये बच्चे ने एक डोरी लगाई और इसको, इस कार को ऐसे खींच रहा है बेचारा, है ना। देखो ऐसे खींच रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। बच्चे ने क्या किया? एक कार लिया और कार में एक धागा बांधा और कार को ऐसे खींच रहा है।
तो ऐसे खींच रहा है, तो बच्चे ने फोर्स इधर लगाया और कार जा रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो बल और विस्थापन अब यहां एक दिशा में नहीं है, बल और विस्थापन के बीच कोई कोण है, मान लिया वो कोण थीटा है। तो इस सिचुएशन में हम वर्क कैसे निकालेंगे? यहां तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में था, तो वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन व्हेन फोर्स मेक्स सम एंगल विद डिस्प्लेसमेंट, अगर बल और विस्थापन के बीच कोई कोण हो तो वर्क डन निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाता है? एफ एस कॉस थीटा। तो ये मेन फॉर्मूला हमारा होगा। जब भी हमें न्यूमेरिकल बनाना होगा तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये मेन फॉर्मूला होगा। शबनम कुमारी का आज पहला क्लास है, क्यों? पिछले जो क्लासेस हैं वो ले लीजिएगा शुरू से, ठीक है। तो जब बल और विस्थापन के बीच कोई कोण हो, है ना, जब बल और विस्थापन के बीच कोई कोण हो तो वर्क डन हम इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट करेंगे, जहां पे वर्क W क्या है? वर्क है। W क्या है? वर्क है, कार्य है। F क्या है? फोर्स है, बल है। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। और थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन, है ना, देखिए थीटा तो लिख ही दिया, थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो जब बल और विस्थापन के बीच कोई कोण हो, जैसे बच्चा खींच रहा है, गाड़ी इधर जा रही है, तो बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, और इसके बीच का कोण मान लिया थीटा है, तो इस केस में वर्क डन निकालने के लिए ये फॉर्मूला निकालेंगे हम, जहां पे थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। अब देखिए ये वर्क डन थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा बदलेगा वर्क डन बदल जाएगा। तो वर्क डन देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन जीरो भी हो सकता है। तो कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? कि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बदलेगा तो वर्क की वैल्यू बदल जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्य हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, उपर्युक्त सभी, उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। जैसे सवाल पूछ लिया जाए कि कार्य डिपेंड करता है बल पे, विस्थापन पे, बल और विस्थापन के बीच के कोण पे, उपर्युक्त सभी, उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो चलिए एक एक करके हम बल को देखते हैं। तो बल का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा? कि भाई बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं धनात्मक वर्क, धनात्मक कार्य, उसके बाद देखेंगे नेगेटिव वर्क और फिर जीरो वर्क। भर भर के यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो दोनों हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अविनाश ठाकुर, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। पिछली क्लास से देखिएगा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है। आसान कैलकुलेशन होती है फिजिक्स की आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, है ना, यहीं से शुरू करेंगे कि भाई बल पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, जीरो कैसे होगा। तो इस बात को समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेते हैं अच्छे से। अभी तो समझ में नहीं आया होगा ये कि ये क्या चल रहा है भाई, एफ एस कॉस थीटा क्या हो गया। अविनाश करेंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी समझाएगा, ये तो समझाएंगे ना, अभी तो बस फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ठीक है। मोमेंटम जो है वो बल की मात्रा को बताता है। मोमेंटम क्या आता है? बल का मात्रा को बताता है कौन? मोमेंटम, ठीक है। चलिए सर 2 क्लास नहीं रखिए तो सिलेबस कैसे पूरा होगा? शुक्रिया गौरव कुमार साहब आपका। मिलते हैं इसके जस्ट बाद बायोलॉजी की क्लास में, ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट